बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने बच्चों लास्ट टाइम एसएलओ स्टार्ट किया था जिसमें दो डिमांड्स थी हमारी एसएलओ की, एक कैरियर्स और दूसरा हमने बताना था कि बायो जो है ये सबसेट है नेचुरल साइंसेज और लाइफ साइंसेज का। अब जो कैरियर्स हैं वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और बायोटेक्नोलॉजी से आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अबू बकर माइक म्यूट, और अगर बायो के नहीं हो तो यू कैन लीव फॉर हाफ एन आवर। अब एमबीबीएस वाला जो है फील्ड, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एनिमेशन भी दिखाना चाहता हूं। एनिमेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूंगा। इंटरेस्टिंग चीज है, रोजमर्रा जिंदगी में हमें इसको सुनने को मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की फैमिली ने कुछ ऐसे फेस भी किया हो। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक कंपोनेंट होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अपेंडिक्स है ना, हम अक्सर सुनते हैं कि बाज़ औक़ात किसी फैमिली मेंबर से, दोस्त अहबाब से कि जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, पेट में बहुत शदीद दर्द हो रही थी, डॉक्टर के पास गए, उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया तो अब पेट में दर्द नहीं है, अब तबीयत ठीक है। तो देखते हैं ये क्या चीज है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन में जो कंडीशन होती है इसे बच्चों हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। हाँ जी बीहा, क्या क्वेश्चन है? हैंड रेस था, गलती से था। आपने दिया था थोड़ा सा। क्या किया था? काम दिया था, कौन सा काम था? यस, उसकी मूवमेंट का नाम क्या था? यही कहा था मैंने, यही क्वेश्चन था। हाँ जी, सर्च किया है, उस मूवमेंट का नाम क्या है? यस सर, सर्च किया था तो ये आया था पेरिस्टाल्सिस। एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी बॉडी में डाइजेशन के दौरान फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में से मूव करता है, तभी वो एक ऑर्गन को छोड़ के अगले ऑर्गन में जा रहा होता है। और जब तक वो हर ऑर्गन में से नहीं गुजरेगा तब तक फूड की कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी और ना ही उसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगी। अब फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव करवाने के लिए फूड जो है उसकी मूवमेंट इस तरह से करवाई जाती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं इनमें मूवमेंट होती है। विद इन देयर स्ट्रक्चर जो है मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एक तो उससे डाइजेशन तेज होती है, दूसरा उससे फूड की मूवमेंट होती है। ये जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, इनकी कंट्रैक्शन को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करवाती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो और जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। गुड, और तो कुछ नहीं था। ये मुझे रिमाइंड लाजमी करवाया करो, ठीक है। और बड़ी मसरूफियात होती हैं, बाज़ का ज़हन में नहीं रहता। आइए जी वापस आते हैं। ये जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना, इस कंडीशन में हम कहते हैं कि पर्सन को अपेंडिसाइटिस हो गया है। अपेंडिक्स से अपेंडिसाइटिस। बायो में आपने अक्सर इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी जिसके एंड पे TIS आता है। ऐसा है, जैसे अभी मैंने बोला है अपेंडिसाइटिस। कोई और टर्मिनोलॉजी बता सकते हो जहां आपने कोई एबनॉर्मल सिचुएशन पढ़ी हो जिसके एंड पे टिस आ रहा हो, TIS? हाँ जी, किसी को कोई एग्जांपल याद आ रही हो? एक एग्जांपल। हेपेटाइटिस। हाँ जी बोलें, दोबारा बोलो बच्चे। ठीक है, हेपेटाइटिस। बायो में जब भी आप किसी टर्मिनोलॉजी के बाद TIS का वर्ड यूज देखोगे तो इसका मतलब होता है इंफ्लेमेशन। ठीक है, नहीं नहीं वो दूसरी चीज है। आपने ये देखना है, उसमें टिस नहीं ना हम कह रहे, इंफ्लेमेशन होती है। आपने उसमें ये देखना है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ो, आप लोग खुद देखोगे। बायो में ये बड़ी नॉर्मल कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, तो यहां पे अपेंडिक्स जो है
इसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं अपेंडिसाइटिस। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो, आपने फूड कंज्यूम किया, समटाइम ऐसा होता है कि उस फूड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल रह जाता है, वेस्ट रह जाता है, या खुद हमारे फूड का ही कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में से जब गुजर रहा होता है ना, तो उसका एक कंपोनेंट अपेंडिक्स की ओपनिंग में आ जाता है। ये जैसे यहां देखो एक सॉलिड पार्टिकल दिखाया हुआ है, ये सॉलिड पार्टिकल जो है ये अपेंडिक्स की ओपनिंग को आके ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से यहां के अंदर जो थोड़ा बहुत फूड होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और उस फूड को आहिस्ता आहिस्ता वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करते हैं। अब जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, यहां पे आप देखते हो कि अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर पस बनना शुरू होती है। ठीक है, अब जब पस बनती है ना, तो यहां कंडीशन खतरनाक हो जाती है कि नेक्स्ट स्टेज जो आती है, अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो आप देखते हो कि अपेंडिक्स फटता है। जब अपेंडिक्स फटेगा तो वो जो पस है वो उसमें से रिलीज होगी। ठीक है, आप साइड पे अगर देखो, आपके पास वो पूरी ह्यूमन बॉडी को रेड सर्कल से हाईलाइट कर रहा है कि किस जगह बॉडी में आपको ये पेन फील हो रही होती है। अपेंडिक्स में होगा ये कि जब अपेंडिक्स बस्ट करेगा और इसके अंदर मौजूद जो पस थी, अब ये अपेंडिक्स से निकल के आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू होगी, और जब ये बॉडी में रिलीज होगी तो ये सराउंडिंग के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें इफेक्ट करेगी। यहां डायग्राम में देखो, उसने रेड सर्कल का साइज बढ़ा दिया है, देख रहे हो, यानी कि अब आपके पास वो जो पेन थी, वो जब नॉर्मल सिचुएशन थी, वो अपेंडिक्स से बढ़ के हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन, दूसरे टिश्यूज तक फैल चुकी है, और ये जो पस है वो सराउंडिंग के टिश्यूज को भी इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अक्सर आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है वो जो जगह फिक्स कर रहा होता है वो यही कह रहा होता है, मेरे पेट में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। हल क्या है इसका? सर्जरी। सर्जरी कौन करेगा? जिसने एमबीबीएस किया हुआ है। ये देखो, सिंपल सा एक मेथड है, सिंपल सा कट लगाया जाता है। हम अपेंडिक्स को पकड़ते हैं, फिक्स करते हैं एक जगह से, और सिंपली सीजर की मदद से, ब्लेड की मदद से अपेंडिक्स को कट करके बॉडी से ही रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई इतना अहम रोल नहीं प्ले करता है, तो ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी है जहां अपेंडिक्स ना तो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है बल्कि उल्टा हमें नुकसान दे रहा है, तो आप सिंपली सर्जरी में उसे रिमूव कर देते हो, और पर्सन जो है वो हेल्दी हो जाता है, और वो अपनी जिंदगी के बाकी काम पहले की तरह ही परफॉर्म करता रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी बॉडी से अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाए। तो ये आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी सर्जरी की, जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट या इवन फिजिशियन भी करता है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारी का सबूत दिया होगा कि आप लोग फ्राइडे वाला लेक्चर एटलीस्ट एक दफा देख के आए होंगे। मैंने कल इसीलिए एंड पे बायोटेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया था कि हम फ्राइडे ये पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोग आज उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। हाँ जी अबीहा। सर अभी आपने कहा कि जो पेंडिंग है वो फिजिशियन भी कर सकता है, तो पिछले लेक्चर में आपने बताया हाँ जी, वेरी गुड, कि फिजिशियन जो है वो नॉन सर्जिकल मेथड को प्रेफर करता है, यही बताया था। ठीक है, ये जो अपेंडिसाइटिस वाला काम है ना, कि अपेंडिक्स से मूव करना, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो आपके पास फिजिशियन है ना, उसको भी मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी सिखाई जाती है, लेकिन एमबीबीएस लेवल पे वो बड़ी बेसिक होती है। अगर उसने किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे स्पेशलाइजेशन कर ली है, अब वो उसका सर्जन बन गया है, और वो उस बॉडी पार्ट पे कंप्लेक्स सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है, जबकि फिजिशियन नहीं कर सकता। हमारे लिए ये एक ऑपरेशन ही है कि जी बॉडी को कट लगाया और अपेंडिक्स से मूव कर दिया, लेकिन अगर आप सर्जरी की दुनिया में देखो तो ये बहुत छोटी सी चीज है, ये फिजिशियंस भी कर लेते हैं। गुड क्वेश्चन, मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई जो है हाजिर दिमाग बैठा होगा जो मुझसे पूछेगा। चलिए जी, बायोटेक्नोलॉजी कल मैंने एलैबोरेट किया था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिससे वो कुछ ऐसा हमें बना के देते हैं जो हमें चाहिए होता है, जिसके लिए सारा प्रोसेस किया जाता है। ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है। डिफाइन मैंने किया था, ऐसी फील्ड है जिसमें आप बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हो। बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब है
बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल होती है एक सेल। सेल एक अंदर अपने अंदर एक पूरा सिस्टम है जो अपने तमाम काम जो है वो परफॉर्म करके इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। अगर मैं इंसुलिन बनाना चाह रहा हूं और मैं एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया लेता हूं जो कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, मैं ह्यूमन में से इंसुलिन की जीन निकालता हूं और उसके सेल में एंटर करवा देता हूं, तो मैंने क्या किया, उसके सेल के साथ छेड़छाड़ की है। उसका सेल क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, और उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस हो रही है जो कि मैं यूज करना चाहता हूं। मुझे क्या यूज करना है, मुझे ये यूज करना है कि जो मैंने अपनी जीन बैक्टीरिया में एंटर करवाई है वो जीन बैक्टीरिया के अंदर जाके इंसुलिन की प्रोटीन बनाए, मेरा प्रोडक्ट बनाए जो मुझे चाहिए। और बैक्टीरिया के अंदर यह खासियत है, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, चंद दिनों में ही इनकी तादाद जो है वो अरबों खरबों में पहुंच जाती है। और आप इमेजिन करो कि आपका बैक्टीरिया जो था वो एक बैक्टीरिया था स्टार्ट में जिसको आपने ह्यूमन जीन दी, और चंद ही दिनों में उसकी पॉपुलेशन बिलियंस ऑफ हो गई, और हर बैक्टीरिया जो उससे बना उसके पास आपकी जीन मौजूद थी, और हर बैक्टीरिया में हमारी जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करके इंसुलिन बनाती है। हम उस इंसुलिन को निकालते हैं बैक्टीरिया से और मार्केट के अंदर शुगर पेशेंट को सेल करते हैं। तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी को जो पढ़ते हैं इन्हें हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट और क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें जो आपके इल्म में हो, हम प्लांट्स की मदद से फ्यूल भी बना रहे हैं। देखो इस वक्त दुनिया में जो बहुत से चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, उन्हीं में से एक चैलेंज जो है वो एनर्जी सोर्स भी है। हमारे इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनर्जी सोर्स है वो आपके पास फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, कोल, गैस, ये सब। अब हमारे पास ये जो फ्यूल है ये विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह अब हम इसे यूज कर रहे हैं, इसी स्पीड पे यूज करते रहे तो आने वाले वक्त में फॉसिल फ्यूल खत्म हो चुका होगा, हमारी जरूरियात पूरी नहीं करेगा। हमें मुतबादल एनर्जी सोर्स चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी हमें यह मुतबादल एनर्जी सोर्स देती है, जिनमें से एक मेथड यह है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स जो हैं इनसे भी फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, इस पे पूरी डिग्री है। आप एफएससी करते हैं बायो में, प्री मेडिकल में, तो प्रॉपर आप लोगों को यूनिवर्सिटी 4 साल का बीएस ऑनर डिग्री जो है वो प्रोवाइड करती है। वहां आप ये सारी टेक्निक्स और मेथड्स बहुत डिटेल से बड़े अच्छे से पढ़ते हो कि ये काम हम किस तरह से पॉसिबल कर रहे हैं। इसी तरह देखो, जहां मैंने अभी बैक्टीरिया को यूज किया अपने लिए इंसुलिन बनाने के लिए, वहीं हम आज बैक्टीरिया को यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन आ गई है ना, इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, हमने बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट को, जो वेस्ट है, उसको एब्जॉर्ब करके डिग्रेड करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे आपके एटमॉस्फेयर में वो पोल्यूटेंट, वो वेस्ट रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से एक एनवायरनमेंट को क्लीन करवा रहे हो। ठीक है, आप उसमें कंट्रास्ट देख लो कि ऑर्गेनिज्म कितना छोटा है और वो जो एनवायरनमेंट जिसको वो क्लीन अप कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम इस वक्त जो फोकस कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में फोकस कर रहे हैं कि हम मेडिसिन बनवाएं। हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं कि हम ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाएं जो डिजीज को रेजिस्ट करें, ज्यादा जल्दी हेल्दी हो, ज्यादा जल्दी बीमार ना हो। इसी तरह हम एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन कर रहे हैं। ये जो भी एग्जांपल दिया आपको कि हम अपने माहौल को आलूदगी से पाक करने में भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। ठीक है, इस पे एनिमेशन मिल जाती है लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम 10th में 12th में इसका पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का। 10th में इंट्रोडक्टरी है, 12th में हम बकायदा इसकी टेक्निक्स पढ़ते हैं, यही सारी बातें कि किस तरह आप इंसुलिन बनाओगे, एक एक स्टेप आप डिटेल पढ़ोगे। वहां जाके मैं आपको इनकी एनिमेशन दिखाऊंगा, अभी आपको वो इतनी डिटेल एनिमेशन कॉम्प्लिकेशंस करेगी। फोरेंसिक साइंस, ये भी आपकी बहुत एक रिसेंट फील्ड में से आती है। एक इंडियन ड्रामा था बड़ा फेमस, जहां वो क्राइम सॉल्व करते हैं, किसी को नाम आता है? वहां इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। कोई ड्रामा देखा हो? हाँ जी, एक ने टाइप कर दिया है, सीआईडी, पता है सबको? हाँ जी, नूर, हाँ जी, ठीक है।
अब तो और भी आगे थे, बाद में उसको देख देख के क्राइम पेट्रोल और वो सब कुछ। सीआईडी में क्या था, आप लोग देखते थे वो क्राइम सीन पे जाते थे, वहां पे जो मर्डर हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुई है, वहां सबूत हासिल करते थे। अगर फर्ज करो मर्डर किया गया है तो वो कोशिश करते थे कि जो मर्डरर है, कातिल है, उसका कुछ सबूत मिले। और सबूत क्या जो वो कलेक्ट करते थे वो क्या होता था, मुझे कोई बता सकते हैं? वो क्या चीज वहां से पिक करते थे जिससे वो कहते थे हमें कातिल का सबूत मिलेगा इससे? क्या सैंपल कलेक्ट करते थे? क्या करते थे? फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स, वेरी गुड। और ठीक है ना, वो जो मर्डरर है वहां पे उसने कोई ना कोई एक्टिविटी जब की है तो उसके हाथ किसी चीज को टच तो हुए होंगे, और जब हाथ टच हुए हैं तो उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके वहां पे प्रिंट रह गए। अब आप लोगों को माइट भी ये चीज पता है कि नहीं, कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये हर इंसान में अल्लाह ताला ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाए हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो इम्प्रिंट्स होते हैं ये दो लोगों के बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इवन ट्विंस, जो ट्विंस होते हैं, जो जेनेटिकली भी सेम होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सबूत होता है। और इसके अलावा और क्या सैंपल लिया जा सकता है? वो कई नाइट्रोजन के कपड़े होते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसको भी वहां से प्रोटेक्ट करते हैं। उससे क्या मिलेगा उन्हें? कपड़े के छोटे छोटे हिस्से रहेंगे तो उससे क्या चीज मिल जाएगी जो कातिल का बता दे? वो बहुत कुछ पता लगा लेते हैं कि अगर उसके ऊपर कॉटन के पीसेस होते हैं वो कॉटन की फैक्ट्री में चले जाते हैं, और अगर तो कॉटन की फैक्ट्री में क्या पता लग जाता है कि किस आदमी के लिए कपड़ा सिला था, किसने मुझे ऑर्डर दिया था? तो भाई वहां पे उसने विजिट किया तो फिर वो वहां से पूछते हैं कि ऐसा आदमी कोई आया आपके पास स्केच वगैरह अगर होता है तो वो एपिसोड ही देखने पड़ते भैया हम इंग्लिश का टॉपिक नहीं पढ़ रहे जिसमें आपको एक ऐसे आ गया और आप उसमें लिखती जाओ। टू बी स्पेसिफिक। हाँ जी, इनफाल जोहा को कुछ नहीं पता, सीआईडी नहीं देखा हुआ, नोटिस नहीं किया, ब्लड सैंपल लेते हैं और सीआईडी के कपड़े फट जाते हैं, कपड़ों के पीस होते हैं वहां पे। क्यों लेते हैं? बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूं। वो उसमें से दो चीजें कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, या तो बाज़ औक़ात आप देखते हो उस कपड़े के ऊपर कोई ब्लड ड्रॉप गिर जाता है, ठीक है ना, अगर हाथापाई हुई, लड़ाई हो गई, तो हो सकता है कि जो कातिल है उसका वो जो कपड़े का पीस मिला है वहां उसका ब्लड ड्रॉप भी पड़ा हो। और दूसरी चीज देखते हैं कि शायद उन्हें वहां से हेयर सैंपल मिल जाए, खून का कतरा मिल जाए, ब्लड सैंपल मिल जाए, या बाल मिल जाए। होगा क्या? दोनों सूरतों में वो जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है, फिंगरप्रिंट है, ब्लड ड्रॉप है, या आपके पास हेयर पार्टिकल है, आप इन तीनों को लैब में लेके जाते हो और स्पेशली जो ब्लड ड्रॉप और हेयर है आप इसमें से डीएनए निकालते हो। ठीक है, अब हमारे पास इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप एक बाल से भी इंसान का डीएनए निकाल के पता लगा सकते हैं कि ये किस इंसान का डीएनए है। ठीक है, वो काम कौन करता है? आपको याद होगा सीआईडी का एक करेक्टर था जो लैब में, वो जो ऐनक वाला, जो बड़ा फनी सा था, जो सैंपल्स को आगे परफॉर्म करता था, डॉक्टर सालुके। हाँ जी, तो डॉक्टर सालुके क्या था? फोरेंसिक साइंटिस्ट। बस ठीक है, एक भी रहते हैं। ठीक है, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट था। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे हेल्प द पुलिस। वो पुलिस की मदद करते हैं किस चीज में? टू एग्जामिन एविडेंस, सबूत को चेक करने में। और वो सबूत कहां से मिलते हैं उन्हें? क्राइम सीन से। ठीक है, बाज़ औक़ात और मोस्टली अब ऐसे ही होता है कि जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो पुलिस के साथ वहां जाता है जहां पे यह हादसा पेश आया होता है, और वो खुद वहां पे पुलिस की मदद से सैंपल्स कलेक्ट करता है और वापस आके अपने लैब में वो उन सैंपल्स को परफॉर्म करके आगे सबूत मुहैया करता है पुलिस को कि इस जगह से इन दो लोगों का डीएनए निकला है, उनके ब्लड से, उनके हेयर से। अब आप ये दो डीएनए जो है ये मैच करके देखें कि आपके पास कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है लोगों की, मुजरिमों की, जिनमें से कोई मुजरिम मिलता जुलता हो और उसका यही डीएनए हो और वही मुजरिम जो है वो ये कार्रवाई कर रहा हो। तो आपके पास फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो पुलिस की मदद करेगा क्राइम सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग साइंस। ठीक है, तो साइंस का इस्तेमाल यहां पे भी आ गया। साथ ही साथ सैंपल हम क्या ले रहे हैं? पेशेंट जो आपका मर्डर है उसका हेयर हो सकता है,
फिंगरप्रिंट्स हो सकती हैं जो क्राइम सीन पे मिलेंगे। मकसद हमारा क्या है? इंसाफ मुहैया करना, किसी गलत इंसान को सजा ना मिल जाए, जो असल कातिल है उसी को सजा मिले, वो फरार ना हो। ठीक है, ये हमारे पास इस साइंस के एम्स में आता है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज और वाइल्ड लाइफ जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। किस चीज की? फिश की, वाइल्ड लाइफ की। हमें नाम से पता लग रहा है, फिशरीज फिश से, वाइल्ड लाइफ, और साथ ही साथ उनका हैबिटेट कहते हैं मस्कन कहते हैं रहने की जगह, कुदरती माहौल जहां पे वो जानदार पाया जाता है। तो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में हम फिश और हर तरह के जो जंगली जानवर हैं या जंगली नबातात हैं, हम उनको महफूज भी करते हैं और उनके माहौल को भी महफूज करते हैं। कंजर्वेशन से क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है फिश की, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि जो फिशरमैन है, मछेरा, वो मछलियां पकड़ता है, उसी से उसका रोजगार चलता है। अब उसका तो दिल चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो मछलियां पकड़ूं ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिले, लेकिन अगर वो यही काम लंबे अरसे तक करता रहे तो क्या होगा? वो जो एरिया है, दरिया है, समंदर है, जहां से वो मछलियां पकड़ा है, एक वक्त आएगा कि वहां मछलियां बहुत कम हो जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते खत्म भी हो सकती है। तो कंजर्वेशन ये है कि आप अगर मछलियां पकड़े हो तो इस तरह से पकड़ो कि आपको भी फायदा मिलता रहे और उनका जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो, उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो, वो इतनी तादाद में पीछे रहने चाहिए कि वो बाद में अपनी तादाद को रिप्रोड्यूस करके दोबारा से पहले जैसा कर ले। ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट आती है। ठीक है, इस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हैं ये काम करते हैं नेचुरल रिजर्व्स में, पार्क्स में और इक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ये वो जगह है जहां ये काम करते हैं। नेचुरल रिजर्व से मतलब है जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, जो कुदरती तौर पे इनका माहौल है जानवरों के रहने का, जंगलात हो गए। इक्वेटिक एनवायरनमेंट, दरिया, समुद्र, झीलें, ये वो जगह है जहां पे फिशरीज और वाइल्ड लाइफ वाले काम करेंगे। और क्या करेंगे? इनका काम एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी करना है। ठीक है, अगर एक जगह पे हिरन और चीता इकट्ठे रह रहे हैं तो इनका आपस का बिहेवियर कैसा होगा कि चीता हिरन का शिकार करेगा, एक जो है वो दूसरे को एज ए फूड कंज्यूम करेगा। जो शिकार कर रहा है, जब उसको फूड ज्यादा मिलेगा तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जिसका शिकार हो रहा है अगर उसका शिकार ज्यादा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉपुलेशन कम होगी। तो ये इनका आपस में एनिमल बिहेवियर है। इस बिहेवियर को अगर मैनेज ना किया जाए तो क्या होगा? एक की पॉपुलेशन अगर बढ़ती जा रही है तो दूसरे की कम हो रही है। एक वक्त आएगा कि आपके पास हिरन इतने कम हो जाएंगे कि जो चीताज हैं, जिनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई थी, उन्हें इतना फूड ही नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली हिरन कम होने से जो आपके चीताज हैं, इनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी, दोनों पॉपुलेशन एकदम ड्रॉप करेंगी। तो इस चीज को एनिमल बिहेवियर में फोरेंसिक ये फिशरीज और वाइल्ड लाइफ वाले पढ़ते हैं ताकि उनकी कंजर्वेशन करवा सकें। इकोसिस्टम डायनामिक्स से मुराद है कि इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं प्लांट्स की। अब प्लांट्स जो हैं ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, हमें पता है। उस वाटर को फोटोसिंथेसिस में भी यूज किया जाता है, सेल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज करता है, और जो बाकी का पानी होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर को रिलीज करते हैं। वो वाटर जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, हवा में। वहां क्या होता है? इससे क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आप देखते हो बारिश होती है। बारिश होने से एक तो उस खित्ते में पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, वहां पानी अच्छा मैसर होता है। दूसरा आप देखते हो बारिश होने से नमी बेहतर होती है उस एरिया की। तीसरा आप देखते हो वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप करता है, गर्मी की शिद्दत टूटती है। अब देखो प्लांट्स जो हैं वो हमारे माहौल को किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, उसको बाकी जानदारों के रहने के लिए बेहतर बना रहे हैं। अब अगर आप एक जगह पे प्लांट्स को डैमेज करना शुरू कर दो, फॉरेस्ट है, आप फॉरेस्ट को काटना शुरू हो गए हो, आप प्लांट से लकड़ी हासिल करना चाहते हो,
या आप वहां पे अपने लिए रिहाइश रखना चाहते हो और आपने वो जो पीस ऑफ लैंड है वहां पे प्लांट्स को कट करना शुरू कर दिया है, तो इससे क्या होगा, अब वो प्लांट्स की वजह से उस एरिया में जो एक एनवायरनमेंट जनरेट हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लांट्स कम होंगे, ट्रांसपरेशन कम होगी, ट्रांसपरेशन कम होगी, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी, हवा में नमी कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा होगा वहां जो जानदार है उनके लिए रहने में मुश्किल होगी, बारिश नहीं हो रही, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी इकोसिस्टम में। तो ये सब चीजें आती हैं इको आपके इकोसिस्टम डायनामिक्स में, कि हम माहौल को भी पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पे कैसे असरअंदाज होते हैं और एनवायरनमेंट किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और इस सारे प्रोसेस के लिए फिर उसमें फर्दर डिफरेंट मेथड्स आते हैं कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को, फिशरीज को कंजर्व कर सकें। आगे जी फॉरेस्ट्री है, बेसिक थीम यही है, यहां पे हम लेक्चर आज एंड करेंगे। फॉरेस्ट्री में भी क्या हो रहा है, आप मैनेज कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो किसे, फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट में आने पाए जाने वाले रिसोर्सेस को। आपने जो जंगलात काटे जा रहे हैं, आपने इस चीज को देखना है कि इनको इतनी ज्यादा तादाद में नहीं काटना कि इससे माहौल बुरी तरह असरअंदाज हो। क्यों, अभी मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी ना कि किस तरह से प्लांट हमारे एनवायरनमेंट को हमारे लिए सूटेबल करते हैं। दूसरी चीज, ये हमारे लिए फूड का सोर्स भी है, हमें इनसे फूड मिलते हैं। तीसरी चीज, ये दूसरे एनिमल्स के लिए भी तो फूड का सोर्स है। और चौथी चीज, ये उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, ये उनका मस्कन है, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं दूसरे एनिमल्स को। तो बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो हमसे भी ज्यादा शायद प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे तो ना सिर्फ आप, हम ह्यूमंस मुतासिर होंगे, बाकी एनिमल्स भी मुतासिर होते हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो फिर फॉरेस्टर्स हैं वो फॉरेस्ट और इसके जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मेंटेन करते हैं। ठीक है, काम क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और उससे रिलेटेड रिसर्च। ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है कि किस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकें। फोकस क्या है, जो फॉरेस्ट जिन्होंने की हुई है फॉरेस्ट्री, वो ट्री हेल्थ मेंटेन करते हैं। जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है वो पढ़ते हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी में यही चीज आ जाएगी कि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, किस तरह से हम फॉरेस्ट की मदद से अपने एनवायरनमेंट को सूटेबल बना सकते हैं। और लास्ट पे रिसोर्स मैनेजमेंट, वही चीज कि जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं वो हमारे लिए और बाकी एनिमल्स के लिए फूड सोर्स हैं। एडिशनली हमें इंसानों को अल्लाह ताला ने चूंकि शऊर दिया है तो हम सिर्फ उनसे सीधा सीधा फल और सब्जियां नहीं लेते, बल्कि हम उनकी जड़ी बूटियों से डिफरेंट तरह की मेडिसिन भी बनाते हैं। तो अगेन वो जो मेडिसिन बन रही है वो आपको फॉरेस्ट प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अगेन हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो ये सब हम फॉरेस्ट्री में कवर करते हैं। सेकंड पार्ट रह गया है, इसको कल इंशाल्लाह कवर करेंगे, ज्यादा नहीं है, एक ही स्लाइड है, लेकिन हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। कल इसको यहां पे एंड करके इंशाल्लाह नेक्स्ट एसएलओ स्टार्ट करेंगे। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? वीडियो देखनी है आज, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक वर्कशीट मिलेगी, प्रैक्टिस करके आनी है। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछनी है, ये भी हो सकता है मैं आपसे पूछूं, और मैं वहां पे फिर इस तरह जीरो से नहीं बताऊंगा कि इसमें ये करना है, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे अगर आप सीरियस नहीं हो। हाँ जी भी, हाँ सर हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था, तो मेनली लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ जो हमारी बॉडी थी उसकी राइट साइड पे थी, तो क्या ये मिथ है या फिर फैक्ट है? किस बारे में? हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था ना, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि वो राइट साइड पे होती है बस, तो ये सच है कि नहीं? राइट साइड पे होती है, मतलब बॉडी की जो राइट साइड होती है किडनी के साथ वहां पे होती है। लोगों ने सुना हुआ है, तो लोगों ने शायद देखा हो सकता है किसी गरीब का ऑपरेशन हुआ और राइट साइड से, इसलिए वो कह रहा हो। इसमें मिथ वाली क्या बात है, जिस्म में ही होगा ना, जिस्म से बाहर तो नहीं होगा। नहीं जरा वो कहते हैं कि बॉडी राइट साइड पे या ये देखो, ये समझ लो जैसे मैं खड़ा हूं ना, ये ऐसे बॉडी है, ये इसकी क्या है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जरा देख के बताओ अपेंडिक्स कहां शो हो रहा है, राइट के लेफ्ट? ये नजर आए, ये यस कौन सी साइड बनेगी, राइट के लेफ्ट?
अभी जरा पेन देख लेते हैं जी, जिस्म में पेन कहां हो रही है। ये देखो ह्यूमन बॉडी को रेड स्पॉट देखना कहां आएगा, राइट साइड के लेफ्ट साइड पे। ये जहां पे एरो है ना, कर्सर है, ये इसकी राइट साइड है। हाँ जी, कहां पे है, राइट के लेफ्ट। राइट। तो जिस गरीब ने भी आपको बताया ना राइट साइड या बॉडी की लेफ्ट साइड, उस बेचारे का ऑपरेशन हुआ होगा, उसको दर्द हुई होगी तो उसने कहा होगा। जिस्म के दोनों हिस्सों में तो नहीं ना होगा। ओके सर।